गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माय सेल्फ दर्शित गोयानी बायोलैब बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। चैप्टर नंबर 16 ट्वेल्थ साइंस एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 16 हमारा एनवायरमेंटल इश्यूज। उसके अंदर लास्ट टॉपिक हमने देखा था ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। देन आफ्टर नेक्स्ट मेजर एनवायरमेंटल issue are generated for ozone depletion. Next we will be study today lecture is discuss with ozone depletion. What is the ozone depletion and this activities, mode of actions, etc. We will be discussed today. We will be start environmental issues, ओजोन डिप्लेनेशन इन द स्ट्रेटोस्फियर। आज का हमारा टॉपिक है ओजोन डिप्लेनेशन इन स्ट्रेटोस्फियर। आप जनरली जानते हैं कि अर्थ के अंदर अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो दो पार्ट में डिवाइड है। वन इज अ स्ट्रेटोस्फियर एंड सेकंड इज अ one is a stratosphere and second is a troposphere. One is a stratosphere and second is a troposphere. So ozone is a present in generally stratosphere. Ozone is a present in generally stratosphere. Here are two types of ozones: bad ozones and good ozone. We will be discuss what is the good ozone and what is the bad ozone. We will be ozones. Ozone is derived into two types: bad ozone. Bad ozone, it's harmful to atmosphere and generate the pollutions. So its call is a bad ozone. Lower atmosphere is a present of bad ozone in a lower atmosphere. पूरा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें से जो लोअर एटमॉस्फेयर है, जिस जिस लेयर को हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, तो ट्रोपोस्फियर में बेयर ओजोन प्रेजेंट होता है, वो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हार्मफुल होता है। उसके बाद गुड ओजोन फाउंड इन अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। जनरली जो अपर पार्ट होता है एटमॉस्फेयर का, ये जो मैं रेड ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो अपर पार्ट है एटमॉस्फेयर का, अपर पार्ट में जनरली हम गुड ओजोन प्रेजेंट होता है, वहां पे फाउंड होता है गुड ओजोन। is a its layer is a called is a its layer it's a called is a stratosphere. Its layer is a called is a stratosphere. So two types of atmosphere layer. First is a troposphere, is a lower atmosphere layer, then after upper atmosphere layer is a stratosphere. Stratosphere atmosphere found in generally good ozone. So good ozone is a many applicant for the survival of many types of animals and then after plants. जो गुड ओजोन है उसका एक मेजर फंक्शन है। उस गुड ओजोन का क्या मेजर फंक्शन है, लेट्स वी विल बी स्टडी। तो गुड ओजोन है वो क्या करता है, हमें पता है कि यहाँ पे गुड ओजोन है, पिंक है, ये आप देख सकते हैं कि ये गुड ओजोन है। देन आफ्टर यहाँ पे मैं एक सन ड्रॉ कर देता हूँ। यस, दिस इज अ सन। तो उसमें से सनलाइट आती, तो हमें पता है कि सनलाइट में मेनी टाइप्स ऑफ रे आर कॉल्ड इज यूवी रेज। यूवी रेज भी प्रेजेंट होते हैं, यूवी रेज। सो इट इज अ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर एनिमल्स एंड प्लांट। एनिमल्स और प्लांट के लिए ये जो यूवी रेज है हार्मफुल है। उसकी बहुत सारी इफेक्ट है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, देन आफ्टर डीएनए में म्यूटेशन करते हैं, ये सब यूवी रेज की इफेक्ट है। जनरली देख सकते हैं। उसके बाद स्किन इन्फेक्शन होता है यूवी रेज की वजह से। उसके बाद आई प्रॉब्लम होता है, देखने में तकलीफ हो जाती है अगर यूवी रेज आपकी स्किन पर और आप यूवी रेज आपकी आई के अंदर एंटर होते हैं, आप यूवी रेज को देखते, मतलब आपकी आंखों के अंदर यूवी रेज पास आउट हो गए तो हमारी जो देखने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी हार्मफुल इफेक्ट होती है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में। सो इस इफेक्ट को कम करने के लिए एटमॉस्फेयर में नेचुरली ये ओजोन लेयर वो प्रेजेंट होता है, गुड ओजोन प्रेजेंट होता है। वो कौन से लेयर में प्रेजेंट होता है, अपर लेयर, और इस लेयर को हमने नाम दिया है स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ये ओजोन प्रेजेंट है सपोज, और ये यूवी लाइट्स यहाँ से आती है, तो एक स्ट्रेटोस्फियर में से जो यूवी लाइट्स आती है, उस यूवी लाइट को ये जो तो हमारा ओजोन है, गुड ओजोन है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ पे नहीं आने देता। ओनली गुड जो रेज होते हैं, जो अच्छे रेज है, उसको ही पास आउट होने देता है। जो हार्मफुल सन के रेज है, यूवी रेज है, तो उसको हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं होने देता। तो ये पूरा फंक्शन था हमारा स्ट्रेटोस्फियर का, जहाँ पे ओजोन प्रेजेंट है। तो पर्टिकुलरली ये ओजोन लेयर है, वो यूवी रेज को क्या करता है, डिसइंफेक्ट कर देता है, मतलब उसको डीएक्टिवेट कर देता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, जो सन में से जो यूवी रेस आते हैं वो अर्थ पे नहीं आते, और अर्थ पे उसकी जो हार्मलेस इफेक्ट होते हैं वो जनरली नहीं होते। सो बट मेनी टाइम्स मेनी मेजर प्रॉब्लम आर क्रिएटेड
ये जो हमारा पूरा यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, जूम करता हूँ। ये हमारा ओजोन का लेयर है, आप देख सकते हैं इतना हमारा ओजोन का लेयर है। तो ये ओजोन का लेयर है, उस ओजोन के लेयर सम सम टाइम डिस्ट्रॉय होता है मतलब उसकी जो थिकनेस होती है, जो ओजोन लेयर की थिकनेस होनी चाहिए वो थिकनेस कम हो जाती है। तो ओजोन लेयर की थिकनेस फर्स्ट तो कौन से यूनिट में मेजर की जाती है? तो ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो डॉप्सन यूनिट्स में मेजर किया जाता है। डॉप्सन इज अ वन टाइप ऑफ यूनिट, इज अ फाउंड फॉर डॉप्सन साइंटिस्ट, सो इट्स कॉल्ड इज अ डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट में थिकनेस मतलब जो ओजोन लेयर की जो थिकनेस होती है उसको मेजर किया जाता है। मतलब इतने जगह पे अर्थ की जो इतनी थिकनेस है एटमॉस्फेयर की, उतनी जगह पे ओजोन प्रेजेंट होता है। और अगर ये ओजोन का लेयर है उसकी थिकनेस कम हो गई, मतलब डॉप्सन यूनिट में आपने मेजर किया ओजोन की थिकनेस को और वो थिकनेस कम हो गई, तो क्या होगा? जनरली ये जो हमारे यूवी रेज है सनलाइट में से आने वाले, वो यूवी रेज ये कम थिकनेस वाले ओजोन लेयर में से पास आउट हो गए, हमारी अर्थ पे आएंगे, मतलब हमारी लैंड पे पहुंचेंगे और वहां पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको इन्फेक्ट करेंगे, उसको मतलब बहुत सारा इन्फेक्शन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। सो क्या प्रोसेस होती है, क्यों ओजोन लेयर की जो थिकनेस है, मतलब जो ओजोन लेयर अपर लेयर में मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर की जो थिकनेस है, जनरली स्ट्रेटोस्फीयर इट्स कॉल्ड इज ओजोन लेयर। तो ये ओजोन लेयर क्यों उसकी थिकनेस कम हो जाती है, क्या मेजर प्रॉब्लम होता है, लेट्स वी विल बी स्टडी। चलिए हम उसकी मोड ऑफ एक्शन देखते हैं कि कब ओजोन लेयर की थिकनेस कम हो जाती है, कब ओजोन लेयर की थिकनेस कम हो जाती है। तो लेट्स वी विल बी स्टडी प्रोसेस ऑफ ओजोन डिप्लेनेशन, किस तरह से ओजोन का डिप्लेनेशन होता है, उसकी प्रोसेस है हमें आज देखनी है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज अ सन, देन आफ्टर ये जो आपको दिख रहा है इतना, वो यूवी एब्जॉर्बर बाय ओजोन लेयर, इतना जो इतनी थिकनेस वाला जो एक ब्लू पेन से ड्रॉ किया हुआ है, ये ब्लू पेन से ड्रॉ किया हुआ है वो ओजोन लेयर है हमारा। उसके बाद उसके नीचे ये हमारी अर्थ है, लैंड है, और उसके नीचे हमारा O2 लेयर, मतलब जो हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, जिसको हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, तो स्ट्रेटोस्फियर प्रेजेंट है। तो सॉरी, जिसको हम sorry my voice is a late, I will be start process of ozone declination. This is the sun, then after this is the ozone layer, it's called is the stratosphere, then after उससे नीचे आए एटमॉस्फेयर में, तो सबसे नीचे जो लोअर एटमॉस्फेयर है उसको हमने ट्रोपोस्फियर नाम दिया है, ट्रोपोस्फियर। तो ये है हमारा ट्रोपोस्फियर। उसके बाद उसके नीचे अर्थ आती है। तो ट्रोपोस्फियर में O2 और CO2 प्रेजेंट होता है। हमें पता है कि ट्रोपोस्फियर में O2, CO2 अदर बहुत सारे जो गैसेस है वो प्रेजेंट होते हैं। जब आपको मैं बता दूं कि अब कब जो ये हमारा अपर लेयर में जो हमारा ट्रेटोस्फियर है उसमें डिप्लेनेशन होगा, तो कब कौन सी कंडीशन में हमारा ओजोन लेयर की थिकनेस है वो कम होगी? जब O2 का लेयर मतलब ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन और CO2 मेजर हमारे दो टाइप्स के एयर मतलब ट्रोपोस्फियर में दो टाइप के मेजर गैसेस प्रेजेंट होते हैं। उस गैसेस O2 एंड CO2, जो O2 और CO2 का, O2 और CO2 है उसका जो बैलेंस है, उसका जो बैलेंस है, वो O2 और CO2 का बैलेंस डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब कब होगा O2 और CO2 का बैलेंस? जब CO2 बढ़ जाएगा और O2 कम हो जाएगा। तो O2 और CO2 का बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा हमारे ट्रोपोस्फियर में, और उसकी वजह से CO2 बढ़ने की वजह से, CO2 बढ़ने की वजह से पर्टिकुलरली कार्बन बढ़ जाता है, और कार्बन बढ़ता है और कार्बन अपर लेयर को डिस्ट्रॉय करता है। अपर मतलब जो हमारा स्ट्रेटोस्फियर है, हमारा जो ओजोन लेयर है उसको डिस्टर्ब करता है। हियर स्टार्ट ओजोन लेयर अनबैलेंस प्रोडक्शन ऑफ ओजोन एंड डिग्रेडेशन आर बैलेंसिंग। मतलब जो अनबैलेंस O2 का लेयर है वो अनबैलेंस हो जाता है। अनबैलेंस होने की वजह से वो जो O2 का लेयर है वो यूवी रेज
की और दूसरी सारी जो बेड ओजोन है उन सब की इफेक्ट की वजह से O2 और CO2 का जो बैलेंसिंग प्रोसेस वो अनबैलेंस हो जाता है। अनबैलेंस होने की वजह से क्या होता है कि ये जो ओजोन लेयर है वो यूवी की हेल्प से डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। यूवी रेज आते हैं उसकी हेल्प से स्टार्ट डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही डिग्रेड होते हैं ऐसे ही ओजोन लेयर की थिकनेस कम होती है। जैसे जैसे कोई पर्टिकुलर एक रीजन में, सपोज मैं आपको बता दूं कि पूरी अर्थ में तो ऐसा नहीं होगा, सबको अब सपोज एक स्पेसिफिक O2 का लेयर है ट्रोपोस्फियर, यहाँ पे O2 अनबैलेंस हुआ है, कार्बन बढ़ गया है, तो कार्बन बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो यूवी रेज आते थे सन में से, यो यूवी रेज इस टाइप के यहाँ पे पर्टिकुलर इतने रीजन के, मतलब ओजोन के पर्टिकुलर इतने पार्ट को डिग्रेड करने लगता है। यूवी रेज ओजोन के इतने पार्ट को पर्टिकुलर डिग्रेड कर देता है। डिग्रेड करने के बाद यहाँ पे एक हॉल क्रिएट कर देता है। उस हॉल की हेल्प से जो यूवी रेज है वो यूवी रेज हमारी अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं। मतलब पूरा का पूरा जो ओजोन लेयर है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, मतलब उसका कोई पर्टिकुलर पार्ट है वो ही डिस्टर्ब होगा। तो हमें पता है कि O2 लेयर हमारा जो ट्रोपोस्फियर में आया है, मतलब O2 का अनबैलेंसिंग होना, O2 अनबैलेंस होगा तब हमारा तब वो पर्टिकुलर रीजन में, सपोज आपको मैं बता दूं कि इंडिया के अंदर पर्टिकुलर सिटी है लाइक दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर O2 और CO2 अनबैलेंस ज्यादा होते हैं। तो O2 और CO2 मतलब हमें पता है कि CO2 इज अ मेजर पोल्यूटेंट इन एटमॉस्फेयर। तो CO2 का लेवल बढ़ने की वजह से CO2 बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से O2 अनबैलेंस हो जाता है, O2 और CO2 का बैलेंस अनबैलेंस हो जाता है। उसकी वजह से उस पर्टिकुलर सिटी के रीजन में, मतलब उस पर्टिकुलर 50 या 100 किलोमीटर के रीजन के अंदर जो ओजोन लेयर है उसकी थिकनेस कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि O2 लेयर है ट्रोपोस्फियर में वो अनबैलेंस हो जाता है। उसकी वजह से सनलाइट में से जो आने वाले यूवी रेज है वो यूवी रेज हमारे ओजोन लेयर को, मतलब इस 50 किलोमीटर एरिया में जो प्रेजेंट है ओजोन लेयर हमारे स्ट्रेटोस्फियर में, उसके अंदर डिप्लेनेशन स्टार्ट कर दे। डिप्लेनेशन मतलब उसको डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे लिखा है यूवी रेज डिग्रेड ओजोन इन स्ट्रेटोस्फियर। अनबैलेंस होता है तब क्या होता है? यूवी रेज डिग्रेड ओजोन इन स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन प्रेजेंट था, उसकी जो ओजोन लेयर प्रेजेंट है उसको डिप्लेट मतलब डिग्रेड करने की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। उसकी वजह से हाँ, उसकी वजह से एक यहाँ पे हॉल क्रिएट होता है। उस हॉल को हमने नाम दिया है ओजोन हॉल। उस हॉल को हम नाम दिए ओजोन हॉल, और यहाँ से यूवी रेज पास आउट होके अर्थ पे आते हैं। और इस 50 किलोमीटर रीजन में रहने वाले जो लोग हैं और एनिमल्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट है एक्सेट्रा, उसके ऊपर उसके हार्मफुल इफेक्ट लाइक उसको दिखना कम हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाता है, उसके बाद आंख में जो मोतिया की डिजीज होती है वो सब हो जाता है। मतलब मेजर स्किन स्किन प्रॉब्लम एंड देन आफ्टर आई प्रॉब्लम, ये मेजर दो डिजीज यूवी रेज की वजह से होते हैं। तो इतनी इफेक्ट यहाँ पे हमें दिखने लगती है। समटाइम्स अगर यूवी रेज की फ्रिक्वेंसी हाई होगी तो म्यूटेशन होता है। फ्यूचर में आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर हाईली म्यूटेटेड म्यूटेशन होने वाला है। डीएनए और क्रोमोसोम्स के अंदर म्यूटेशन होता है, जेनेटिकल डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं, ऐसा सब होता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि O2 लेयर कब अनबैलेंस होता है। जनरली अब आपको मैं बता दूं कि चलो हमने मान लिया कि O2 लेयर अनबैलेंस होता है, इसकी वजह से जो ओजोन लेयर है उसके अंदर डिप्लेशन होता है। बट O2 लेयर कब अनबैलेंस होता है? तो O2 लेयर CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से अनबैलेंस होता है। जो बहुत सारी सिटीज है, हाईली मेगा सिटीज है, मेगा सिटीज के अंदर CFC यूज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो यूज होता है रेफ्रिजरेटर्स के अंदर। जो रेफ्रिजरेटर है, मतलब हमारे घर पे सब जगह पे जो रेफ्रिजरेटर है, उस रेफ्रिजरेटर के अंदर ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो क्या रिलीज करता है? क्लोरोन एटम, Cl एटम्स रिलीज करता है। मतलब क्लोरीन के एटम्स है वो रिलीज करता है एटमोस्फियर में। क्लोरीन के एटम्स रिलीज होने वाले हैं तो क्लोरीन के अंदर हमें पता है कि कार्बन के एटम्स ऑल्सो प्रेजेंट है। आपको Cl को Cl की Cl अगर आपको Cl का जो मॉलिक्यूलर आपको पता है उसका सिंबल, तो Cl के अंदर हमें पता है कि क्लोरीन के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। ये कार्बन क्या करता है कि हमारे जो ट्रोपोस्फियर में O2 है उसको उसका जो O2 और CO2 का बैलेंसिंग है, कार्बन और O2 का जो बैलेंसिंग है वो प्रोसेस एक क्लोरीन की वजह से कम हो जाता है। मतलब ये जो क्लोरीन एटम्स है टू द एटमोस्फियर, क्लोरीन टू एक्ट एज अ यूवी रेज, और एटमोस्फियर में Cl2, मतलब ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन एटम्स है, वो क्लोरीन एटम्स हमारे अपर लेयर में चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं? अपर लेयर। अपर लेयर हमारा ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर में चले जाते हैं।
और ओजोन लेयर में तो हमें पता है कि सनलाइट में से जो यूवी रेज आते हैं, वो यूवी रेज और ये क्लोरीन, उन दोनों के एटम्स ज्वाइंट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उन दोनों के एटम्स जुड़ जाते हैं, मतलब इसकी वजह से जो यूवी रेज की फ्रीक्वेंसी है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मतलब पहले भी यूवी रेज, क्लोरीन नहीं था, यहाँ पे कार्बन का मॉलिक्यूल्स नहीं था, तब ये यूवी रेज इसको ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता था, लेकिन इसको एक सपोर्ट मिला, क्लोरीन, कार्बन का सपोर्ट मिला, और कार्बन का सपोर्ट मिलने की वजह से कार्बन के साथ यूवी रेज जुड़ के ज्वाइंट हो गए, यूवी रेज के साथ ये क्लोरीन एक्ट हो गए, ये हाईली स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और स्ट्रॉन्ग बनने की वजह से ये यूवी रेज पर्टिकुलर रीजन के अंदर ओजोन लेयर की थिकनेस कम कर देता है, और वहां पे क्या करता है, ओजोन हॉल क्रिएट करता है। आप यहाँ पे इस दूसरी इमेज के अंदर देख सकते हैं कि दिस इज द ओनली ओजोन लेयर, यूवी रेज काइंड एंड बाइंड इनटू क्लोरीन, यूवी रेज है वो क्लोरीन के साथ, मतलब कार्बन के साथ जुड़ गई है। अभी हमें पता है कि कार्बन हम जितना निकालते हैं उतने प्लांट्स उस कार्बन को एब्जॉर्ब कर देते हैं, मतलब रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन अनबैलेंस नहीं होगा, लेकिन आप दूसरी कोई प्रोसेस में कार्बन यूज करते हैं, लाइक रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करते हैं, तो सीएफसी है हमारा, सीएफसी के अंदर से जो क्लोरीन रिलीज होता है, क्लोरीन एटम्स एटमोस्फेयर में जाके पर्टिकुलरली स्ट्रेपोस्फियर के अंदर यूवी रेस के साथ बाइंड होकर यूवी रेस की फ्रीक्वेंसी को हाई कर देते हैं। यूवी रेस की फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से जो हमारा ओजोन लेयर है, वो ओजोन लेयर वहां पे पर्टिकुलर रीजन में उसकी थिकनेस कम हो जाती है और डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। थोड़ा टाइम चलेगा तो वहां पे ओजोन हॉल क्रिएट होगा, और उस हॉल की हेल्प से जो यूवी रेज है वो अर्थ पे आएंगे, और जिसकी हेल्प से बहुत सारी इन्फेक्टेड प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लाइक स्नो ब्लाइंडनेस, जेनेटिक डिसऑर्डर, स्किन कैंसर, कैटरेक्स, कैटरेक्स मतलब जो आंख का मोतिया है, स्नो ब्लाइंडनेस आपको दिखना कम हो जाता है, स्किन कैंसर, जेनेटिक डिसऑर्डर, इस तरह का डिजीज ए पर्टिकुलर रीजन में स्टार्ट हो जाती है। तो अब ओजोन डिप्लेनेशन हमें कम करना है, तो ओजोन डिप्लेनेशन कम करने के लिए फर्स्ट तो हम सीएफसी रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, जो क्लोरीन के एटम्स रिलीज करते हैं वो हमें बंद करना चाहिए। उसकी उसकी जगह पे कोई और जो सीएफसी जैसा ही कार्य वर्क करता हो और क्लोरीन के एटम्स मतलब कार्बन के एटम्स रिलीज ना करता हो, ऐसी कुछ चीज यूज करनी चाहिए। देन आफ्टर कनाडा के अंदर, कनाडा के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ, मोन्टेरा प्रोटोकॉल, इन 1987, इन 1987 में मोन्टेरा प्रोटोकॉल के डिपेंडिंग ये डिसीजन हुआ कि रेफ्रिजरेटर के अंदर हम जो भी सीएफसी यूज करते हैं उस सीएफसी को यूज ना करें, और उसका जो अल्टरनेटिव हो वो यूज करें, जिसकी हेल्प से हम ओजोन डिप्लीनेशन प्रोसेस कम कर सके, और हमें ओजोन डिप्लीनेशन ना हो, और कार्बन और O2 का बैलेंस, CO2 और O2 का बैलेंसिंग रहे, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्लांट अर्थ पे हमें जर्मिनेट करवाने पड़ेंगे, उसका प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। तो ये सब है ओजोन लेयर की इफेक्ट और मोड ऑफ एक्शन, एंड देन आफ्टर सॉल्यूशन, किस तरह से हम ओजोन डिप्लीनेशन कम कर सकते हैं। ये गिव इज द फुल डिटेल, पर्टिकुलर आपको मैं बता दूं कि दिस इज ओजोन हॉल, पूरी अर्थ में इतने रीजन में ही ओजोन हॉल क्रिएट हुआ, क्योंकि इतने रीजन में कार्बन, O2 और उसका अनबैलेंसिंग हुआ, जिसके हेल्प से जो क्लोरीन है वो यूवी के साथ बाइंड होके ओजोन को डिप्लेट करना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसा पूरी अर्थ में नहीं होता, लेकिन पर्टिकुलर रीजन में होता है, तो इस पर्टिकुलर रीजन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। आफ्टर ओजोन की थिकनेस है उसको 200 यूनिट में मेजर किया जा सकता है। उसके बाद मोड ऑफ एक्शन ऑन ओजोन डिप्लेनेशन, यहाँ पे और भी ये अर्थ है आपकी, उसके बाद सीएफसी, वीसीसी, एसडीएफसी, इस तरह के बहुत सारे जो रेफ्रिजरेटर के अंदर हम क्लोरोफ्लोरो कार्बन इस तरह से यूज करते हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन रिलीज करते हैं, वो एटमोस्फियर के अंदर जाते हैं ओजोन लेयर में, ओजोन लेयर में जो यूवीज है उसके साथ बाइंड होके उस पर्टिकुलर उतने रीजन को डिस्ट्रॉय करके वहां पे हॉल क्रिएट करते हैं, जिसके हेल्प से यूवी है वो हार्मफुल यूवी रेज है वो हमारी अर्थ पे एंटर होते हैं, जिसकी हेल्प से बहुत सारी इफेक्ट होती है। तो इट्स कॉल्ड इज अ मोड ऑफ एक्शन ऑफ ओजोन डिप्लेनेशन। ये पूरी इमेज आप देख के अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Then after next effect of ozone depletion, and then after Montreal protocols, then after it is Canada effective in 1898, control of the organization of the CFC का alternative use करे, ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्रिएट किया गया। उसके बाद ओजोन लेयर डिप्लेनेशन, और एक इमेज यहाँ पे दिखाई गई है कि सनलाइट में से आता है, सबसे बाहर का लेयर है वो ओजोन है, उसके बाद एटमोस्फेयर, उसके बाद अर्थ।
तो यहाँ पे O2 और CO2 का बैलेंसिंग नहीं होगा, तो कार्बन और Cl कहाँ पे जाएगी, ओजोन लेयर में। ओजोन लेयर में से यूवी के साथ ये बाइंड होने की वजह से इतना जो पार्ट है पर्टिकुलर उसको डिस्ट्रॉय कर देगी ओजोन लेयर का, और यहाँ से जो यूवी रेज है अर्थ में आएगी और बहुत सारी हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट होगी। तो ये है ओजोन डिप्लेनेशन प्रोसेस, very easy and very important. Two types of ozone, bare ozone, good ozone. Then after two types of layer available in our earth, upper layer is a stratosphere and lower layer is a troposphere. So हम आज का टॉपिक यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम हमारे अगले लेक्चर्स के अंदर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।